हेलो बच्चों, कैसे हो? सब लोग तैयार है अभी स्टार्ट करने के लिए? चलो आज से अपन 12th चालू करते हैं, 12वीं चालू करते हैं, HSC। एक्चुअली 12वीं का सिलेबस जो है अकाउंट्स का, वहाँ से अपन शुरू करते हैं। काफ़ी इजी और इंटरेस्टिंग सिलेबस है, बहुत मज़ा आता है। इसका अपना जो नाम है सब्जेक्ट का, वो है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सब्जेक्ट का नाम क्या है? बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ये सब्जेक्ट जो है वो अपने को 11वीं में भी हुआ है। 11वीं में उसका बेसिक हुआ था अपना। अभी अपना जो है थोड़ा सा उसका सेकेंड स्टेज है, जैसे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। यहाँ तक अपन अच्छे से देखे थे, कैश बुक वगैरह 11 में देखे थे। अभी आज अपन जो 12 में है, और 12 के सिलेबस में अपने को क्या क्या है देख लो। सब कंफर्टेबल है? मैंने जो PDF दिया था वो PDF निकालो। अकाउंट्स के ग्रुप में भेजी थी मैंने व्हाट्सएप के, सबके पास है वो, तो उसको देखो। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। ये चैप्टर में पार्टनरशिप के बारे में है डिटेल्स, जो अपन आज शुरू कर रहे हैं। दूसरा चैप्टर आएगा, देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। बहुत बढ़िया चैप्टर है ये भी। तीसरा जो है रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ पार्टनर अपन इसको बोल सकते हैं। चौथा चैप्टर दिख रहा होगा आपको, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। पांचवा चैप्टर डेथ ऑफ पार्टनर। देखो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आपके पास भी है वो, आप भी अपना नोट्स खोलो। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, छठवां चैप्टर। बिल ऑफ एक्सचेंज, सातवां चैप्टर। कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स, ये एक चैप्टर है, आठवां चैप्टर। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नौवां चैप्टर। कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, 10वां चैप्टर। तो इस तरीके से आपको 10 चैप्टर दिए हैं। आपको 10 चैप्टर का इंडेक्स फिर से दिख रहा होगा। तो सबसे पहले जो है वो आपका इंट्रोडक्शंस ऑफ, ये यहाँ से लेके तो कंप्यूटर इन अकाउंटिंग तक। क्या लगा? हाँ बच्चों, अभी तुम ये निकालो, PDF निकालो जो मैंने दिया था वो, और PDF के थ्रू जाएंगे अपन। मैं एक एक लाइन तुमको एक्सप्लेन करता हूँ, एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ। आज का जो लेक्चर है वो सारा पहला चैप्टर पे है, और जैसे अपन ने देखा, पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो ये चैप्टर्स की अपन थियरी आज देखेंगे, और कल से अपन प्रॉब्लम्स उसके देखेंगे। रोज अपन एक लेक्चर्स डालेंगे उस पर यूट्यूब पे, और तुम उसके पहले लेक्चर्स को ऑनगोइंग करने के पहले एक बार सब्सक्राइब करो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, या लाइक करो आपने अगर लाइक नहीं किया होगा अभी तक, और आपके दोस्तों को भी बताओ। ओके, तो चलो PDF निकाला, सब लोग कंफर्टेबल है? चलो देखो, ये पार्टनरशिप है। अभी पार्टनरशिप के इंट्रोडक्शंस आपने निकाले होंगे पेज नंबर 1 पे। तो पार्टनरशिप की जो इंट्रोडक्शन है वो देखो, पहला पैराग्राफ है, उसमें ये दिया है कि सोल प्रोप्राइटरशिप जो थी अपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब अकेले ने बिजनेस करना, बिजनेस ओन, कंट्रोल एंड मैनेज बाय वन पर्सन। ये जो बिजनेस था उसमें जनरली स्टेबिलिटी नहीं थी। समझो वो आदमी मर गया तो बिजनेस बंद, वो आदमी पागल हो गया, बिजनेस बंद, वो आदमी लंबे टाइम तक बीमार रहा, 4-6 महीने, उसकी दुकानदारी बंद। तो इसको बोलते सोल ट्रेडिंग। सोल ट्रेडिंग में स्टेबिलिटी नहीं थी। अकेला आदमी क्या करेगा? बीमार पड़ेगा तो डिस्टर्ब, पागल हो गया तो डिस्टर्ब, मर गया तो डिस्टर्ब, दिवाला निकल गया, इंश्योरेंस निकल गई तो डिस्टर्ब, और पैसे कितने लगाएगा? आजकल तो बिजनेस को बहुत पैसे लगते हैं। तो वन पर्सन कैन नॉट फुलफिल दिस नीड्स। तो इससे अपने को पार्टनरशिप की जरूरत पड़ी कि वन पर्सन कैन नॉट फुलफिल द नीड ऑफ कैपिटल, वन पर्सन कैन नॉट फुलफिल द वर्क टू बी डन इन द बिजनेसेस, वन पर्सन इज अनेबल टू टेक द रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस, एंड देयरफॉर पार्टनरशिप इज अराइजेस। जो सोल ट्रेडिंग की मर्यादा थी, जो सोल ट्रेडिंग का प्रॉब्लम था, उस सोल ट्रेडिंग के प्रॉब्लम की वजह से पार्टनरशिप का जन्म हुआ। ठीक है, उसके नीचे का पैराग्राफ देखो। अभी आप PDF लेके बैठे हो, बोर्ड का टेक्स्ट बुक अपने अपना PDF है, मैंने जो आपको सेंड किया है वो। कंफर्टेबल है सब लोग? सबसे पहले उसका डेफिनेशन दिया है, मीनिंग के बाद
डेफिनेशन क्या है? कुछ नहीं है, 1932 का पार्टनरशिप एक्ट है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोल रहा है देखो, कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशंस है बिटवीन द पर्सन who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any one of them acting for all। तो पढ़ लिया। इसका मतलब क्या हो गया? सेक्शन 4 क्या बोल रहा है कि ये ABC मैंने अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा ईगल फॉक्स ऐसे कुछ लोगों के बीच में रिलेशंस है। एक से ज़्यादा होना चाहिए तो पार्टनरशिप है। ऐसे भी लोगों के बीच में रिलेशंस है और वहाँ पे एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट मतलब दे मस्ट बी एग्रीड अपॉन वन थिंग, कि हमको कपड़े की बिजनेस करना है, हमको स्टेशनरी का बिजनेस करना है, हमको और कोई बिजनेस करना है, इसके ऊपर एग्री होना चाहिए। और एग्रीमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में होना चाहिए कि इट मस्ट बी द एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। वो बिजनेस कोई एक भी चला सकता है, 7 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, 10 पार्टनर है, कोई एक भी चला सकता है या सारे पार्टनर भी चला सकते हैं। पार्टनरशिप में जनरली 10 की मर्यादा रहती है अगर बैंकिंग है तो, और 20 की मर्यादा रहेगी अगर नॉन बैंकिंग बिजनेस है तो। पर इतने पार्टनर रहते नहीं, 1 2 3 आजकल बहुत हो गए पार्टनर्स। ओके, सब लोग कंफर्टेबल है। अब आ जाओ आप पेज नंबर 2 पे, निकालो पेज नंबर 2। मैंने जो PDF दिया था वो निकल गई। वहाँ एक डायग्राम दिया है, डायग्राम के नीचे स्पष्टीकरण भी दिया है। तो एक आँख, अभी 2 आँखें हैं तो एक आँख वो डायग्राम पे रखो, दूसरी आँख नीचे के पैराग्राफ पे रखो। ठीक है, निकाल लिया। हाँ, अभी फीचर्स है तो अपन ने डेफिनेशन देखी सेक्शन 4 पैरा 1 पार्टनरशिप एक्ट 1932 की। द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, सब लोग सीरियसली देखो, आज पहला ही लेक्चर है, थियोरटिकल है, थोड़ा सा लंबा नहीं करेंगे अपन ज़्यादा, मैं शॉर्ट में सारे पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जल्दी ख़त्म हो जाता है। मेरे को सब लोग दिख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, तो अच्छे से बैठो सब लोग और देखो। तो डायग्राम निकालो पेज नंबर 2 पे। डायग्राम का स्पष्टीकरण नीचे दिया है, एक्सप्लेनेशन दिया है, क्लैरिफिकेशन दिया है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप के बिजनेस के विशेषता क्या है? तो देखो, सबसे पहली विशेषता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में 2 शब्दों का मिलन है, एग्री और मेंट। एग्रीमेंट मतलब क्या है? एग्री होना एक चीज पे, है ना। और एग्रीमेंट मतलब क्या है कि दोनों के बीच में कॉन्शंसेस एंड आइटम्स होना, सहमत होना एक पॉइंट्स पे। जैसे मुझे एक एक्स नाम की गाड़ी बेचना है और तुम्हें भी एक्स ही गाड़ी खरीदना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को एक्स गाड़ी बेचना है और आपने वाई गाड़ी खरीदना है मेरे पास से। मेरे पास समझो 2 गाड़ियां हैं, तो मैं मेरी 2 व्हीलर बेचना चाहता हूँ पर आपको लग रहा है मैं तो 4 व्हीलर बेच रहा हूँ, तो ये नहीं होना चाहिए। दिस नॉट द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मीन्स व्हाट, कि एग्री होना। मैं भी 2 व्हीलर बेचना चाहता हूँ मेरी पुरानी, जो तुमको पता है कि किस कलर की है, क्या है उसका डिटेल्स, और आपको भी वही खरीदना है, तो हमारे बीच में एग्रीमेंट संभव है। इसमें ओरल भी चलता है और रिटर्न भी चलता है। रिटर्न मतलब क्या है? लिखा हुआ। किसी मोबाइल पे भी आप मैसेज कर रहे हो वो भी रिटर्न है, मैं पेन से लिख के दूँ वो भी रिटर्न है, किसी और तरीके से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी अपन ने लिखा तो भी रिटर्न है। और ओरल मतलब मुंह से बोला हुआ है। तो एग्रीमेंट कैसे भी चलता है पार्टनरशिप में। लेकिन ये बात ध्यान में रखो कि भले ही एक्ट बोल रहा है कि ओरल भी चलता है, एग्रीमेंट भी चल रहा है, पर तुमको पता है कि आजकल की दुनिया कैसी है। ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ अदर देन बुक्स, कि एग्रीमेंट रिटर्न में रहना ज़्यादा अच्छा रहता है ना। एग्रीमेंट रिटर्न में रहना ज़्यादा अच्छा रहता है। नहीं देखा ना, बोलता है यार मेरे बर्थडे पे मैं देखो पिक्चर दिखा दूंगा, ये दिखा दूंगा, और बर्थडे के दिन बोलता है मेरे को टाइम नहीं। मैंने ऐसा बोला ही नहीं था कभी, है ना। तो कभी भी ऐसा रिटर्न में एग्रीमेंट रहना ज़्यादा बेटर रहता है। एग्रीमेंट अगर रिटर्न में रहा तो उसका एविडेंस बनता है, उसका प्रूफ बनता है, उसका सबूत बनता है, जो कोर्ट ऑफ लॉ में चलता है ना, या काम में आता है। तो एग्रीमेंट ओरल भी चलता है, रिटर्न भी चलता है, लेकिन मैंने जो बोला वो एक्स्ट्रा का पॉइंट, फ्यूचर के दृष्टिकोण से रिटर्न में रहना ज्यादा उचित है। दिस इज कॉल्ड एग्रीमेंट। देन सेकेंड पॉइंट है नंबर ऑफ पर्सन्स। नंबर ऑफ पर्सन्स इसमें दिया है तुम्हारे नोट्स पे, पेज नंबर 2 पे देखो।
नंबर ऑफ पर्सन्स 2 पर्सन्स मिनिमम आर नीडेड. कमीत कमी 2 व्यक्ती असायला पाहिजे. मिनिमम 2 व्यक्ती पर्सन्स रहना ही चाहिए. देयर मस्ट बी एट लिस्ट द 2 पर्सन्स. जो मैक्सिमम नंबर है, मैक्सिमम नंबर पहले 20 था, अभी मैंने 5 मिनट या 10 मिनट पहले 2 मिनट पहले बताया कि 20 था नॉन बैंकिंग में, 10 था बैंकिंग में. पर अभी 2014 में 2014 में अमेंडमेंट हुए. अमेंडमेंट मतलब संशोधन हुआ. अमेंडमेंट मतलब उसमें चेंजेस हुए. तो उसमें जो है मैक्सिमम संख्या, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या 50 है, 50 है. अरे कम से कम कितने होना? 2. ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं? 50. ये कौन बोल रहा है ऐसा? 2013 का कंपनीज एक्ट और 2014 का अमेंडमेंट्स. ओके. तीसरा पॉइंट, जब आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए? लॉफुल बिजनेस होना चाहिए. बच्चों लॉफुल बिजनेस मतलब क्या? तो लॉफुल बिजनेस मतलब विच इज अकॉर्डिंग टू द एक्ट, है ना. चोरी, डकैती, लूटमार, ये भी एक आधे का बिजनेस हो सकता है, पेशा, प्रोफेशन हो सकता है, पर इट इज नॉट लॉफुल. लॉफुल मतलब कानून के हिसाब से एक्सेप्टेबल, उसको लॉफुल बोलते हैं. कपड़े की दुकान चलाओ, बर्तन की दुकान चलाओ, स्टेशनरी की दुकान चलाओ, सर्विसेज दो, सलून की सर्विस है, एडवोकेट की सर्विस है, डॉक्टर की सर्विस है, सीए की सर्विसेज है, क्लासेस की सर्विस, कुछ भी करो वो लॉफुल होना चाहिए. कानून उसको न बोले ऐसा कुछ एक्ट नहीं होना चाहिए. जैसे मैंने बोला चोरी, डकैती, जैसे 4 लुटेरे आ रहे हैं, अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा, और बोल रहे हैं कि कल रात से अपन डकैती करेंगे और सवेरे तक जितना माल लूटा वो अपन 25% मतलब 4 जने, इसलिए 1/4 बांट लेंगे. तो ये एग्रीमेंट है, पर ये पार्टनरशिप नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये लॉफुल नहीं है ना. चोरी करना, डकैती करना रोज रात को निकल के या दिन में निकल के और उसका माल बंटवारा कर लेना, ये एग्रीमेंट हो सकता है, बट इट इज नॉट लॉफुल एग्रीमेंट. कानून उसको मानता नहीं है ना. और किसी भी कानून के द्वारा एक्सेप्टेबल होना चाहिए. अब कुछ शहर में वाइन यानी लीकर जिसको बोलते हैं अपन, वो बेचना अलाउड नहीं है. समझो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट है आज की तारीख में, वर्धा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे बेचना अलाउड नहीं है. और वहाँ अगर कोई 2 पार्टनरशिप कर रहे हैं कि अपन लीकर का बिजनेस यहाँ पे करेंगे और जो भी बिजनेस में से प्रॉफिट आएगा वो आधा तू लेना, आधा मैं लूंगा, पैसे भी अपन आधा आधा लगाएंगे, तो ये नहीं चलता. इसको लीगल एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि उस डिस्ट्रिक्ट में, उस शहर में, उस एरिया में लीकर इज बैन बाय द स्टेट गवर्नमेंट. एंड इसीलिए वो जहाँ पे मनाही है खरी चीज की, कोई भी चीज की, वहां पे वही बिजनेस कर सकते हैं जो एक्सेप्टेबल है. चौथा, अब देखो पेज नंबर 2, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस मतलब क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने का एग्रीमेंट होना. और सुनो, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर करना जरूरी नहीं है. 2 पार्टनर है तो 50-50% लो. 3 पार्टनर है तो 1/3 मतलब 33.33% लो. 4 पार्टनर है तो 25-25% लो. ये जरूरी नहीं है. आप कितने भी ले सकते हो. 2 पार्टनर है, एक पार्टनर लेगा 99% और दूसरा पार्टनर लेगा 1%, तो ये भी चल सकता है, पर एग्रीमेंट होना है, ऐसा जबरदस्ती से नहीं होना. तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस है, कितने भी परसेंट में शेयर कर सकते हो, कोई उसको मर्यादा नहीं है कि इतना ही क्यों, उतना ही क्यों, आधा ही लो या इक्वल लो, ये जरूरी नहीं होता. दूसरी मेन बात कि लॉस भी शेयर करना है, वो भी इक्वल नहीं जरूरी. ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टनर बोले कि मैं लॉस एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, तो ये भी एक है. अभी क्या अपन बहुत डिटेल देखेंगे, अपना विषय अकाउंट है इसलिए अपन लॉ में ज़्यादा घुसेंगे नहीं, पर जो पॉइंट्स अपने को स्टडी मटेरियल में दिया है, मतलब बोर्ड के मटेरियल में दिया है, उस हिसाब से प्रॉफिट और लॉस शेयर करने का एग्रीमेंट होना चाहिए. 5वां पॉइंट देखो, अनलिमिटेड लाइबिलिटी. शॉर्ट में इसका मतलब ये है कि लाइबिलिटी जो है वो हर पार्टनर की अनलिमिटेड है. अनलिमिटेड मतलब क्या? 4 पार्टनर है, ए बी सी डी, लोन लिया 1 लाख, पार्टनरशिप बंद हो गई, तो कितने कितने वापस करना पड़ेगा? 25,000 रुपये चारों पार्टनर को. पर हो सकता है कि उसमें से 2 पार्टनर मर गए, चले गए, गायब हो गए, दिख नहीं रहे कहीं, तो बाकी दोनों को ही ये पैसे भरना पड़ेगा. अच्छा वो तो छोड़ो, 3 पार्टनर भाग गए, दिख नहीं रहे कहीं, उनकी प्रॉपर्टी भी नहीं है, कुछ भी नहीं, तो अकेले को पूरा 1 लाख रुपए भरना पड़ेगा लोन. मतलब जिम्मेदारी
अकेले की अनलिमिटेड रहती है, सिर्फ हिस्से की नहीं रहती कि मैं 1/4 पार्टनर था तो मैं जिम्मेदारी भी 1/4 लूँ, मैं 25% का पार्टनर था तो मेरी जिम्मेदारी भी 25% है, ऐसा नहीं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब, हाँ, और सबसे मेन बात तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी इतना डेंजरस क्लॉज है कि अगर तुम्हारी खुद की प्रॉपर्टी इनसफिशियंट है बिजनेस की, तो तुम्हारी घर की प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं, है ना। एक पार्टनरशिप दुकानदारी बंद हो गई, लेकिन उधारी उधारी इतनी करके रखी थी उन्होंने कि उनकी दुकान का फर्नीचर वर्नीचर सब दे दिया तो भी उसका लोन ये नहीं हुआ। तो उस वक्त उनकी घर की प्रॉपर्टी भी अटैचेबल मानी जाती है, घर की प्रॉपर्टी भी जिम्मेदारी मानी जाती है। यानी अनलिमिटेड मतलब अनलिमिटेड रहती है, आप बोल नहीं सकते कि बस हो गया, नहीं, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी जिम्मेदार रहेगी। 6 पॉइंट देखो पेज नंबर 2 का, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप का 1 अप्रैल 2005 के हिसाब से महाराष्ट्र में कंपलसरी है, बाकी जगह नहीं किया तो भी चलता है, पर रजिस्ट्रेशन करना जस्टिफिएबल है, समर्थनीय है, अच्छा रहता है। क्योंकि मैंने इसके पहले बोला ना, ओरल पार्टनरशिप भी चलती है, तो क्या पार्टनरशिप ओरल रखोगे, है ना। कौन क्या भरोसा रखता है आजकल, कल क्या बोले आज क्या बोले। तो इसलिए लिखा हुआ अच्छा रहता है, और लिखने के बाद रजिस्ट्रेशन कर लेना बहुत अच्छी बात रहती है। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी सिर्फ महाराष्ट्र में है, वो भी 1 अप्रैल 2005 के बाद में है। रेस्ट ऑफ द इंडिया में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि ये जस्टिफिएबल है, समर्थनीय है, क्योंकि पार्टनर के बीच में कल झगड़े हो गया, डिस्प्यूट्स हो गया, है ना, तो कोर्ट मैटर करने के लिए कोर्ट आस्क फॉर द रजिस्ट्रेशन, और टाइम पे कौन रजिस्ट्रेशन करके देगा आपको। 7 नंबर, जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो 7वां पॉइंट है जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ओनरशिप और मैनेजमेंट जॉइंट रहती है, ओनर सब मिलके रहता है, मुझे 1 पर्सन ओनर भी रहता है और मैनेजमेंट भी रहता है, चालक मालक टाइप। एखादा गाड़ी का, समझो ऑटो की बात कर रहे हैं अपन छोटे मोटे, तो ऑटो का ड्राइवर भी वही है और मालिक भी वही है, खुद की ऑटो है और खुद ही चलाता है। एक दूसरा पैटर्न ये रहता है कि भाई मालिक अपने घर में बैठा है और ड्राइवर को भाड़े से दे दिया, तो वो नहीं है यहाँ पे। बिजनेस का मालिक भी वही है एंड मैनेजमेंट भी वही है, चालक मालक जिसको बोलते हैं। उससे क्या है कि पार्टनरशिप में थोड़ा सा एक्टिवनेस ज़्यादा आता है, क्योंकि मैं ही एक आधी चीज़ का मालिक हूँ और मैं ही अगर उस चीज़ को मैनेज भी कर रहा हूँ, तो थोड़ी जिम्मेदारी ज़्यादा आती है मेरे ऊपर। 8 नंबर है प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशंस। प्रिंसिपल एंड एजेंट मतलब वही उसका मालिक है और नौकर भी वही है ना। प्रिंसिपल मतलब ओनर एंड एजेंट मतलब थोड़ा नौकर तो नहीं बोल सकते, पर हम बोल सकते हैं कि भाई असिस्ट करने वाला, थोड़ा हेल्प करने वाला, तो वही है। एक पार्टनर मालिक के रोल में भी रहता है, जो सबको बताता है कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तब वो प्रिंसिपल बन जाता है, और वो खुद भी वैसा करता है तो वो एजेंट हो गया। ऑर्डर फॉलो करेगा तो एजेंट, ऑर्डर देगा तो प्रिंसिपल। लास्ट पॉइंट है 9 नंबर का फीचर का, डिसोलिएशन। डिसोलिएशन मतलब क्या है कि पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो सकती है, विसर्जित हो सकती है, खत्म हो सकती है, शट डाउन हो सकती है, बंद किया जा सकता है उसको, वो भी सभी के मर्जी से। इफ ऑल द पार्टनर्स वांट्स टू क्लोज द पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व्ड एट एनी टाइम बाय गिविंग द सफिशिएंट नोटिस। नोटिस देके आप पार्टनरशिप को बंद करा सकते हो। जरूरी नहीं कि जिंदगी भर पार्टनरशिप निभानी पड़ेगी, वो शादी में रहता है जिंदगी भर निभानी पड़ती, और उसमें भी डिवोर्स वगैरह रहता है, वो ठीक है, पर उससे कोई कंपैरिजन नहीं है इसकी। पर यहाँ डिसोल्यूशंस का मतलब होता है पार्टनरशिप खत्म करना। एक तो पार्टनरशिप का काम खत्म हो गया तो अपने आप खत्म हो जाती है पार्टनरशिप। जैसे मैंने एक जन से पार्टनरशिप किया था, तो फटाके की बिजनेस करने का, तो फटाके का सीजन खत्म हो गया, हमारी पार्टनरशिप खत्म हो गई। जैसे मैंने एक आधे से पार्टनरशिप किया कि एक अपन अपार्टमेंट बनाते हैं, तो हमने 12 फ्लैट बनाए, 12 फ्लैट बिक गए, सब हिसाब हो गया, हमारे बीच की पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। एक रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट था, वो रोड बन गया, पार्टनरशिप खत्म। ये भी हो सकता है, या बीच में भी हम खत्म कर सकते हैं कि नहीं हमारा नहीं जम रहा आपस में, तो पार्टनरशिप खत्म। ओके, उसके बाद में देखो अभी हम आ जाएंगे, अभी पेज नंबर 3 पे आ जाओ। वैसे पेज नंबर 3 पे आ गए तुम। वहाँ देखो एक पार्टनरशिप डीड दिया है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ।
पार्टनरशिप डीड, डीड का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग द एग्रीमेंट बिटवीन द पर्सन। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी अपनी कि एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट मतलब क्या है, दोनों पार्टीज एग्री होनी चाहिए, तीनों पार्टीज एग्री होनी चाहिए, या जितने भी पर्सन्स है अपने इसमें समझो अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा ईगल फॉक्स, ऐसे 6 पर्सन्स है, तो पूरे 6 पर्सन्स अपने इसमें एग्री होने चाहिए कि उन्होंने पार्टनरशिप चलानी है। तो वो एक कागज पे, यानी देखो जैसे आपको 100 रुपए की स्टैम्प पेपर दिख रही है, नॉन जुडिशियल, आपके इसमें देखो नॉन जुडिशियल दिख रही है, तो नॉन जुडिशियल्स पे आपको एक पार्टनरशिप डीड बनाना पड़ेगा, और उस पार्टनरशिप डीड में कुछ पॉइंट्स मेंशन किए जाएंगे। देखो 11 पॉइंट्स दिए है, जैसे नाम है, पार्टनरशिप का नाम क्या रहेगा, कौन कौन पार्टनर्स रहेंगे, उनके पैसे कितने रहेंगे, कंट्रीब्यूशन, मैं 1 लाख डालूंगा, तुम 1 लाख डालो, वो फॉक्स 1 लाख डालेगा, अल्फा 1 लाख डालेगा, ये सब वहाँ पे लिखे रहेंगे। हमारे राइट्स क्या रहेंगे, ड्यूटीज क्या रहेंगी, क्या काम करेंगे वो लिखा रहेगा वहाँ पे। सैलरी कितनी मिलेगी हमको अगर देने हैं तो, कमीशन कितना मिलेगा वो लिखा रहेगा। एडमिशन कैसे लेंगे हम पार्टनरशिप में, एक आधा फॉक्स के बाद एक आधा और लेना है अपने को, तो वो कैसे लेंगे। रिटायरमेंट की क्या बात रहेंगी उसमें, मरने के बाद क्या होगा पार्टनरशिप के इसमें, यानी रिटायरमेंट एडमिशन डेथ, इन सब की बातें वहाँ पे लिखी रहती है। झगड़े हो गए तो कौन सॉल्व करके देगा, कोई भी ऐसा मैटर आया तो हम कोर्ट में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो सारी बातें उसमें स्पष्ट लिखी रहती है। यहाँ हमने 11 पॉइंट्स नोट्स में दिए हैं, किताब में दिए हैं, बोर्ड के टेक्स्ट बुक में दिए हैं, तो उसमें बढ़ भी सकते हैं कम भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है वो। तो व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड इज द एग्रीमेंट बिटवीन द पर्सन, रिटर्न एग्रीमेंट, ये रिटर्न है, और इससे क्या हो जाता है कि एविडेंस मिल जाता है कि मैंने कितने पैसे डाले थे, मुझे कितने। नहीं तो क्या होता है, पार्टनरशिप जब बन रही थी तब सबका मूड बहुत अच्छा था, बहुत खुश लोग थे, पर 4-5 साल के बाद बहुत झगड़े बढ़ गए, तो बोल भी सकता है कि मैंने ऐसा कब बोला कि तू 10% ले, 15% ले, या कुछ भी, कोई भी पॉइंट्स पे रेस कर सकते हैं झगड़ा। इसलिए लिखा हुआ है, उस पर सबकी साइन है और वो रजिस्टर है, तो इट बिकम द वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट, इट बिकम द एविडेंस, इट बिकम द टेस्टिमनी, इट बिकम द evidence in the court of law. Now इम्पोर्टेंस, अब इम्पोर्टेंस तो जैसे अभी मैंने बता दिया कि कोर्ट ऑफ लॉ में उसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड लिखी हुई है, तो कोई भी झगड़े में अपन अपनी बात डीड के माध्यम से समझा सकते हैं कि देखो पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है, इतना % प्रॉफिट है, इतना % ये है। उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे आपको 4 नंबर के पेज पे दिया है, बस खत्म ही होते आ रही है। प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में सेक्शन नंबर 12, सेक्शन मतलब पैराग्राफ्स होते हैं, 217, 12 से 17 तक कुछ बातें बोली है, और बहुत काम की बातें बोली है। सबसे पहली बात बोली है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, है ना। अभी जैसे मैंने बोला तुमको कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं कहा है तो हम इक्वल पार्टनरशिप में प्रॉफिट देना पड़ता है, पर पार्टनरशिप डीड में दिया है कि नहीं 95% एक लेगा अगर 2 पार्टनर है तो, और 5% दूसरा लेगा तो भी चलता है, क्योंकि डीड इज एग्रीमेंट। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स मीन्स जो पैसे वो उठा के लेके जाएंगे बिजनेस में से, किसी को जरूरत पड़ी तो गले में से उठा के लेके जाते, लिख लेते 5,000 लेके गया, तो उस पे है ना 6% जो है वो इंटरेस्ट लगाना पड़ता है, अगर डेट नहीं दिया है तो 5.5%, 4.5% वगैरह ऐसा है। तो इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट 6% इंटरेस्ट में भी चार्ज होंगे, नहीं तो क्या कंपटीशन हो जाएगी, तूने 5,000 निकालेगा गले में से, मेरे को तो और ज्यादा काम है, मैं 10,000 लेके जाता, तूने 10,000 निकालेंगे, मैं 15,000 लेके जाऊंगा, ये अननेसेसरी पैसे निकालने का कंपटीशन चालू हो जाती है। उससे अच्छा पेनल्टी लगा देना कि जो भी पैसे निकालेगा उसको पैसे भी वापस करने पड़ेंगे, ऊपर से 6% देने पड़ेंगे। तीसरा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, है ना। पार्टनर्स लोन क्या है, कभी कभी बिजनेस को भी पैसे की जरूरत पड़ती है ज्यादा के, उस समय बैंक से लेने से अच्छा कोई पार्टनर ही बोल देता है मेरे पास पड़े 2-4 लाख रुपए, और मुझे उस पर इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि बैंक मुझे इंटरेस्ट दे रही है,
तो पार्टनरशिप में अगर पार्टनर कैपिटल के अलावा ज्यादा के पैसे दे रहा है, एडिशनल पैसे दे रहा है, तो ही इज एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। फिर से देखो, ड्राइंग पे 6% इंटरेस्ट, लोन पे 6% इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं है। कैपिटल मतलब जो सबने शुरुआत में पैसे दिए थे ना, बिजनेस शुरू करते वक्त 1-1, 2-2 लाख जमा किए थे अपन ने, तो उस पर कोई इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। आप एडिशनल पैसे जमा कर रहे हो, जैसे अपना 5 पार्टनर थे और सबने 2-2 लाख जमा किए, तो वो गया कैपिटल। तो कितने हो गए? 10 लाख रुपए। वो 10 लाख के अलावा बिजनेस और पैसे मांग रहा है तुमको ज्यादा के, तो उस पर 6% मिलेंगे। कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं है, ड्रॉइंग पे 6% है, उसके बाद में लोन पे भी 6% है। पांचवा पॉइंट उसमें ऐसा है कि सैलरी कमीशंस, ये 2 पॉइंट। सैलरी कमीशंस कभी कभी कैसा है कि कोई पार्टनर ज्यादा काम करता है तो कोई घर पे बैठा रहता है पैसे जमा करके, तो इसीलिए सबको काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए सैलरी की प्रोविजन हो सकती है कि जो बराबर पार्टनरशिप के आएगा, दुकानदारी में आएगा, उसको सैलरी मिलेगी। थोड़ी बार भी सैलरी मिली तो सब लोग फिर कायदे कानून से आते हैं। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके काम करते हैं, तो उसको कमीशन भी देना पड़ता है ना, ये देना चाहिए मोटिवेट करने के लिए। तो पार्टनरशिप में ऐसी प्रोविजन है कि पार्टनर्स को सैलरी भी मिल सकती है, कमीशन भी मिल सकता है, कोई भी रेम्यूनरेशन मिल सकता है, पर वो पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए, है ना। एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक्चुअली नो सैलरी कमीशन अलाउड और एनी पार्टनर इज टू बी गिवन टू एनी पार्टनर फॉर एक्स्ट्रा वर्क। लेकिन ये पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन होने पर ही हो सकता है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, फिर से सुनो अच्छे से, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन, बोनस, देन बोनस, कमीशन, सैलरी ले नहीं सकते एक्स्ट्रा वर्क के लिए, वो डीड में रहना चाहिए। छठवा है, पार्टनरशिप में दूसरा कोई आ सकता है कि कभी कभी पार्टनरशिप बहुत पुरानी हो गई, 20-30 साल हो गए, अच्छी चल रही है, पर फिर भी फ्रेश ब्लड की जरूरत होती है ना। एक आधा बिजनेस 15-20 साल चल रहा है तो नई नई कंसेप्ट आती है, जैसे अभी ऑनलाइन आ गया है, अपन भी अपना बिजनेस ऑनलाइन कर रहे हैं, तो ऐसे सबको ऑनलाइन करना पड़ता है। ऑनलाइन पेमेंट आता है, आरटीजीएस है, एनईएफटी है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो पुराने लोगों को समझना थोड़ा हेवी जाता है ना। तो उस वक्त क्या करना पड़ता है, नए पार्टनर्स को लेने की आवश्यकता है। पर इसमें ऐसा लिखा है कि नो आउटसाइड पर्सन कैन बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। जब तक सब लोग परमिशन नहीं देते तब तक नए पार्टनर्स को ले नहीं सकते। फ्रेश ब्लड कैन नॉट बी एडमिटेड। ओके, अब थोड़े से और पॉइंट है, बस खत्म ही हो जाता है उसमें। उसी पेज पे देखो, अभी पेज नंबर 4 चल रहा ना अपना, उसी पेज पे देखो, मेथड्स ऑफ कैपिटल। कैपिटल क्या रहता है? कैपिटल मतलब जो पैसे हमने लाए हैं, जो शुरुआत में कुछ बिजनेस करने के लिए लाया है, स्टार्टिंग में जो लाया है कैश में, काइंड में मतलब वस्तु के फॉर्म में, वो कैपिटल है ना। कैपिटल की मेथड्स 2 प्रकार की रहती है। 4 नंबर का पेज निकालो। पहला है फिक्स कैपिटल, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल। कैपिटल इज द फिक्स कैपिटल, दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मतलब होता है जो कैपिटल बार बार चेंज नहीं होता, दैट इज कॉल्ड अ फिक्स कैपिटल। लेकिन जो कैपिटल बार बार चेंज होता है ना, यानी जैसे प्रॉफिट हो गया, कैपिटल बढ़ा दिया, लॉस हो गया, कैपिटल कम कर दिया, ड्राइंग हो गया, उसमें से माइनस कर दिया, इंटरेस्ट मिल गया, उसमें प्लस कर दिया, कमीशन मिल गया, उसमें प्लस कर दिया, ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, उसमें से माइनस कर दिया, बोनस आ गया, उसमें प्लस कर दिया। तो ये प्लस माइनस होते रहा, तो उसको फ्लक्चुएटिंग बोलते हैं। फ्लक्चुएटिंग मीन्स चेंजेबल। फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है चेंजेबल कैपिटल। और फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है? जो कैपिटल फिक्स है फॉर एवर। तो उसके ऊपर प्रॉब्लम्स तो ज़्यादा आते नहीं है, कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है वो, फिक्स और ये कैपिटल। बाद में देखो उसके कुछ प्रोफार्मेस वगैरह दिए हैं, वो एकदम ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लाइटली उसको पढ़ लेना है। वहाँ से लेकर तो पेज नंबर
आपका हो जाएगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के प्रॉब्लम्स दिए हैं, फिक्स कैपिटल मेथड के प्रॉब्लम दिए हैं, तो ओवरलुक कर लेना, उसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आप एक्चुअली ट्यूशंस को आएंगे तो मैं मार्किंग भी करके दूंगा, उस पर सेपरेट प्रॉब्लम्स आते नहीं, पुराने पेपर्स प्रॉब्लम्स के हिसाब से। चलो एक बार फिर से रिवीजन ले लेते 5 मिनट में, रिकैप कर लेते हैं तुम अभी तक क्या क्या पढ़े। ठीक है, सबसे पहले आपने पढ़ा डेफिनेशन पार्टनरशिप की, याद करो। पार्टनरशिप के सेक्शन 4 पैरा 1 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, उसमें आपने क्या पढ़ा? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन, it is the relationship between the person who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any one of them acting for all। इसका मतलब है पार्टनरशिप 2 3 4 5 कुछ लोगों में एग्रीमेंट है जो बिजनेस करने का है, और प्रॉफिट जो आता है सब लोग शेयर कर लेंगे, बिजनेस भी सभी लोग करेंगे या एक भी करेगा, ये इसके बीच में का पार्टनरशिप का है। ओके, ये हो गया मीनिंग है, डेफिनेशन। बाद में अपन ने क्या देखा दूसरी स्टेज में? फीचर्स पार्टनरशिप की, है ना। पार्टनरशिप के फीचर्स देखे अपन ने, याद करो पेज नंबर 2 और 3 पे देखे, वो थे 9 फीचर्स थे लगभग, है ना। 9 फीचर्स में मेन फीचर्स आपको बता दूं, डिसोल्यूशंस था, ये सभी मेन है वैसे, लेकिन अगर पहले से देखेंगे तो एग्रीमेंट था, नंबर ऑफ पार्टनर कम से कम कितने थे याद करो, कितने थे? 2, और ज्यादा से ज्यादा 50। बाद में लॉफुल बिजनेस था, लॉफुल बिजनेस मतलब कानून ने जो बोला है वही बिजनेस करो, चोरी डकैती और क्या क्या रहता है वो आजकल, इसको हैक करो वेबसाइट को, इसको उसको, उसका बिजनेस नहीं करना है। प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करो, इक्वल करो, जरूरी नहीं है पर शेयर करो। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, अनलिमिटेड मतलब योर पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच होती है। घर की बिजनेस की तो उठा के लेके ही जाएंगे, पर घर का टीवी, रेफ्रिजरेटर, सोफा सेट सब लेके जाएंगे उठा के, अगर कुछ पार्टनरशिप में कम पड़ी तो। रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं है महाराष्ट्र के अलावा, इसमें मैंने खास पॉइंट बताया, 1 अप्रैल 2005 को महाराष्ट्र में कंपलसरी कर दिया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, बाकी जगह कंपलसरी नहीं है पर जस्टिफिएबल है। मैंने मेरे पर्सनल व्यू डाले उसमें कि आप रजिस्ट्रेशन करो, तभी पार्टनरशिप जिंदगी में करोगे तो। क्यों? क्योंकि लोग रजिस्ट्रेशन रहे तो बंधे जाते हैं, वो बंधन में बांध जाते हैं, कोर्ट में एविडेंस करके आप उसको पेश कर सकते हो। जॉइंट ओनरशिप मतलब आप समझ गए होंगे कि चालक मालक, मैंने ऑटो का एग्जांपल दिया कि ऑटो भी उसकी खुद की है और चलाता भी खुद है, ड्राइव भी वो खुद करता है, उससे क्या थोड़ा केयरफुलनेस ज़्यादा करता है। नहीं तो मैं ऑटो का ड्राइवर बन जाऊँ और दूसरी की ऑटो भाड़े से लूँ तो स्पीड ब्रेकर, खड्डे खुड्डे में जाना मैं केयर नहीं लूँगा, वैसे इसका नहीं होता है। तो वही ओनर, चालक मालक ओनर होता है, ऑटो भी वही चलाता है और मालिक भी वही रखता है। प्रिंसिपल एजेंट मतलब सीनियर जूनियर टाइप हो गए, वो खुद ही ऑर्डर भी देने की पोजीशन में रहता है और खुद ऑर्डर लेना भी पड़ता है दूसरे से। अगर एक आधे पार्टनर ने बोला कि तू बैंक का बिजनेस संभाल, तो बैंक संभालनी पड़ती है, तू इनकम टैक्स का संभाल, तो एक थोड़ा फार अंडरस्टैंडिंग रखना पड़ता है। मैं छू, मैं किसी को सुनूंगा नहीं, मैं भी पार्टनर हूँ, ऐसे इसमें नहीं रहता। डिसोल्यूशंस मतलब कभी भी आप बंद कर सकते हो अप्रोप्रिएट टाइम पे, काम पूरा करके या काम आधा करके भी आप छोड़ सकते हो पार्टनरशिप, पर उस वक्त थोड़ा सॉरी उस वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम ही आ जाता है कि हिसाब किताब का एक प्रॉब्लम आ जाता है। फिर हमने लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट बट वन एक पॉइंट देखा कि पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? एग्रीमेंट बिटवीन द पर्सन्स या पार्टनर्स, रिटर्न एग्रीमेंट। वो 100 रुपए का एक पेपर दिख रहा है, उस पर आपने एग्रीमेंट्स कर लिया है, 11 पॉइंट्स होने चाहिए। पार्टनरशिप का नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, पैसे कितने डाले, 1-1 लाख 2-2 लाख डाले, किसका क्या ड्यूटीज रहेंगी, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस कितना है, लाइबिलिटीज क्या रहेगी, इंटरेस्ट के बारे में, सैलरी के बारे में, कमीशंस के बारे में, सब रहेगा। ओके, और भी ज़्यादा पॉइंट्स उसमें डाल सकते हैं। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज एक्सेप्टेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स। ओके, अब लास्ट पॉइंट हमने ये देखा था, रिवीजन ले रहा हूँ उसकी में, कि पार्टनरशिप की प्रोविजन क्या है। प्रोविजन क्या है पता है? कि पार्टनरशिप डीड एक आधे बात के बारे में नहीं बोल रही है, तो ये पॉइंट्स लागू हो जाएंगे, है ना। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, पार्टनरशिप साइलेंट है तो पार्टनरशिप का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाएगा।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%, इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं रहेगा, नो। सैलरी और कमीशन नहीं मिलेंगी, अगर डीड में लिखा है तो मिलेंगी, ये ध्यान में रखना है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं घुमा फिरा के। सैलरी और कमीशन अलाउड नहीं है, पर कब अलाउड है? वेन पार्टनरशिप डीड ऐसा बोलती है कि दे उसको कमीशन 5% 2% तो देना। नए पार्टनर्स को एडमिशन नहीं है, पर सारे पार्टनर्स अगर बोलते हैं ये लो, तो उस समय उस पार्टनर्स को लेना है। सब लोग कंफर्टेबल है। और एक जाते जाते एक अपन ने छोटा पॉइंट ये देखा कि कैपिटल की मेथड क्या है। कौन सी मेथड से? दो, करेक्ट। दो मेथड है, एक है फिक्स मेथड और दूसरी फ्लक्चुएटिंग। फिक्स मतलब कैपिटल बार बार चेंज नहीं होगा, और फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है बार बार चेंज होगा। ओके, वैसे देखो 4 पॉइंट कौन से बताए मैंने। पहला मीनिंग का पॉइंट हो गया, दूसरा फीचर्स का पॉइंट हो गया, तीसरा पार्टनरशिप डीड का पॉइंट हो गया, चौथा प्रोविजन हो गया, पांचवा कैपिटल की मेथड हो गई। ओके, पहला मीनिंग का पॉइंट, दूसरा फीचर का पॉइंट, तीसरा पार्टनरशिप डीड का पॉइंट, चौथा प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट वो, और पांचवा कैपिटल मेथड। ये पूरा तुम्हारा लर्न होना चाहिए, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बस ये ऑडियो भी सुन लेंगे आप, वीडियो भी देख लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी कल से अपन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम शुरू करने वाले हैं। कल जो वीडियो लेक्चर्स आएगा या यूट्यूब पे मैं आऊँगा, तो आपको क्या करना है, बुक पेन लेके बैठना है, कैलकुलेटर लेना नहीं है। और इस पीडीएफ को अगर प्रिंट आउट निकाल सकते, शायद सभी दुकानें बंद होंगी तो नहीं है अभी, कंफर्टेबल नहीं है अभी, जाना भी नहीं है आपको बाहर, घर में ही रहो, सेफ रहो, है ना। स्टे एट होम, स्टे सेफ। और आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करो, आपके दोस्तों को भी बोलो, और आपके अड़ोस पड़ोस में कोई 12th वाला होगा आपका फ्रेंड, तो उसको भी इन्फॉर्म कर दो, या ये लेक्चर आप उनको व्हाट्सएप थ्रू या किसी भी थ्रू भेज सकते हो, या लिंक भी भेज सकते हो। ओके, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ गुड डे। कल फिर मिलेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ। कल क्या क्या रेडी रखना है आपको, आपका रजिस्टर रेडी रखना है। ऑनलाइन के लिए अलग रजिस्टर करो, ऑफलाइन जब आएंगे अब फिजिकल क्लास करने के लिए, एक्चुअल क्लास करने के लिए, तो उसका अलग रजिस्टर रखो। ये रजिस्टर अलग रहना चाहिए। इसका नाम रखना GCA डिजिटल रजिस्टर, और वो GCA अपना रेगुलर रजिस्टर रहेगा। तो कल आप बुक रजिस्टर डिजिटल एकेडमी के लिए, और एक पेन बिना कैलकुलेटर का, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है 12th में, ध्यान में रखो। और अपना ये जो PDF है ना, वो भी प्रिंट आउट निकालना पॉसिबल नहीं है, दुकानें बंद है तो PDF रेडी रखो, डिजिटल फॉर्म में भी रहे तो आप अच्छे से देख सकते हो। ओके, हैव अ गुड डे।